बच्चों, आज की ई कक्षा में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 शीर्षक कहानी पोठी। बच्चों, पोठी कहानी के कहानीकार वाल्टर भेंगरा तरुण हैं। कहानीकार वाल्टर भेंगरा तरुण हमारे राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और ये एक आदिवासी कथाकार हैं। इनका जन्म 10 मई 1947 को हमारे राज्य झारखंड के खूंटी जिले के अमृतपुर गांव में हुआ था। बच्चों, यह कहानी पोठी हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीण जीवन को चित्रित करती है। आप लोगों को पता है कि पोठी क्या है? पोठी एक मछली है जो हमारे राज्य झारखंड में पाई जाती है। आप में से अधिकतर बच्चों ने पोठी मछली को देखा होगा। यह बहुत ही छोटी छोटी सफेद रंग की मछली होती है जो नदी व नालों में बरसात के दिनों में पाई जाती है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और इनके बहुत ज्यादा प्रयोग करने से हमारे आसपास के जो भी तालाब हैं या खेत हैं उनमें से मछलियां गायब हो रही हैं। इसके प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी असर पड़ रहा है, उपज कम हो रही है, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। बच्चों, रात को अच्छी बारिश हुई होती है तो बुधन एक लड़का है, इस कहानी का पात्र है, जो बहुत ही खुश था कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। बच्चों, दोहर एक ढलान बनाते सीढ़ीनुमा खेत को कहते हैं और जहां से बुधन को लग रहा था कि इन ढलान से पानी, बारिश का पानी गिरकर नाले में भर जाएगा और नदी की मछलियां खेतों में आ जाएंगी और जैसे ही सुबह होगा वह कुमनी और झोरी लेके निकल जाएगा उसे पकड़ने के लिए। कुमनी का अर्थ होता है बच्चों मछली फंसाने के लिए बांस का बना साधन। आप लोगों ने कुमनी देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने। झोरी का अर्थ होता है बांस का बना हुआ थैला। हम लोगों से बहुत सारे लोग झोरी को घोघी भी कहते हैं। माँ को, बुधन ने अपनी माँ को आवाज दी। क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी ओर माँ ने करवट बदलकर पूछा। माँ, आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? माँ बोल रही है। बच्चों, तू अभी से क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सवेरे मैं तुम्हारे लिए मड़ुआ रोटी गरम गरम सेक दूंगी। उड़द दाल बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा। उसकी माँ ने चादर अपने खींचते हुए कहा। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कूं कूं कर उठ खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर से अपनी जगह सिकुड़कर सो गया। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल उसका बड़ा भाई था।
उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की जरूरत होती तब वह बुधन को आवाज देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। बच्चों, बुधन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मंगल। मंगल बुधन को बहुत प्यार करता था और जब तक मंगल गांव में रहा, घर में रहा, बुधन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से मंगल शहर चला गया था काम करने के लिए, सारा काम बुधन को अकेले करना पड़ता था। बुधन और मंगल में बच्चों इतना प्यार था कि बुधन कभी भी मंगल की कोई भी बात को टालता नहीं था। बचपन से ही उसका जो लगाव था अन्य से, मतलब दूसरे से ज्यादा अपने दादा के साथ ही था। दादा बड़े भैया को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर गांव घर की भाषा में बड़े भैया को हम लोग दादा बोलते हैं। आप लोग भी आगे पढ़ते हैं बच्चों। उसके बाबा उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड का शिकार हो गए थे। बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था। उसे अपने साथ रखता और हर जरूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। तो बच्चों, मंगल के बाबा की मृत्यु टाइफाइड से हो जाती है जब मंगल 2 साल का था। बहुत दवा दारू कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उसके बाद से मंगल दादा ही बुधन के लिए सब कुछ थे। मंगल दादा बुधन का बहुत देखभाल करता था और उसे हर तरह की सीख देता था, हमेशा अपने साथ रखता था। खेती करने के तरीके, पालतू पशुओं का देखभाल करना, खेतों में हल जोतना और शिकार करना आदि भी मंगल दादा से ही बुधन ने सीखा था। और मछली मारने के तौर तरीके भी मंगल दादा ने ही बुधन को सिखाए थे। आगे बच्चों, सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आंख मलता हुआ उठ बैठा। माँ गो, सूखी लकड़ियां तो ढेर सारी पड़ी है, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? कहीं केउंद लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों की पीड़ा से कराहते हुए, बच्चों सुबह सुबह बुधन की माँ आग जलाती हैं और रोटी पकाने में जुट जाती हैं, लेकिन शायद लकड़ियां कुछ गीली रह गई थी जिससे उससे धुआं उठ रहा था और यह बुधन को की आंख को बहुत परेशान कर रहा था। बुधन की आंखें बहुत जल रही थी, बुधन बहुत परेशान हो रहा था। तो वह नींद से उठकर माँ से पूछता है कि इतनी सारी तो सूखी लकड़ियां हैं, फिर भी तुमने गीली लकड़ी क्यों डाल दी? कहीं केउंद की लकड़ी तो नहीं डाल दी? केउंद एक प्रकार की लकड़ी होती है बच्चों, वह बहुत ही धुआं करता है। इसीलिए बुधन कहता है कि कहीं माँ तुमने केउंद की लकड़ी तो नहीं डाल दी, बहुत धुआं कर रहा है। और उसकी आंखों में वह और जलन पैदा कर रहा था। तो माँ क्या बोलती है बच्चों, देखिए आगे। एक काठी थोड़ी भींगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। और हाँ, अब उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। रोटी पक गई है
और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालते हुए बोली। माँ की कही गई इन बातों के बदले में बुधन क्या जवाब देता है, चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है माँ, अभी बैलों को गोहार घर में पुआल दे देता हूँ। गोहार घर मतलब जहाँ गाय बैल को रखा जाता है, उस घर को गोहार घर कहते हैं। उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाण और चौड़ा खेत में बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे हैं। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधों की ओर भागने लगते हैं। बुधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा। बच्चों, टाण हम लोग उसे कहते हैं जो ऊंची मैदानी भाग होता है, और चौड़ा भी एक प्रकार का खेत ही होता है बच्चों, जिसमें बुधन कहता है कि वहां हमने बीज बो दिए हैं और वहां से पौधे भी निकल गए हैं। अगर हम लोग जानवर को खुला छोड़ देते हैं तो वो उन पौधों को खाने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा करते करते हुए फिर कमरे के कोने में जाकर वहां से सरई दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। बच्चों, बुधन आसमान को साफ देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, और वह मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसे बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। आगे बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। पीढ़ा एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर लोग बैठते हैं। आप में से कईयों के घर में पीढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़ुआ की 3 रोटियों के साथ डूबनी में उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। डूबनी कटोरी को कहा जाता है। पास ही लोटे में पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। उनकी माँ ने पीने का पानी भी रख दिया। आगे नदी की ओर जाते हुए वह अपने खेतों में लहलहाते धान के पौधों को देखकर खुश हुआ। 1-2 सप्ताह में पौधों के बीच निकौनी का काम शुरू करना पड़ेगा। निकौनी का मतलब होता है बच्चों, खेतों में जब छोटी छोटी जंगली पौधे निकल आते हैं ना, घास फूस निकल आते हैं, तो उनको चुनना, उन घास फूस को चुनने के काम को निकौनी कहते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, खेतों में अनचाहे जंगली पौधे निकल ही आते हैं। इन्हें निकालने के लिए माँ ही आती है। इन जंगली पौधों को निकालने के लिए कौन आती है बच्चों? माँ आती है। घर में भात तियन रांधने के बाद छाता लेकर वह खेतों में निकौनी के लिए आ जाती है। भात तियन, तियन मतलब बच्चों, तियन सब्जी को कहते हैं, और रांधने का मतलब होता है पकाना। तो माँ क्या करती है, भात और सब्जी बना लेती हैं, उसके बाद वो छाता लेकर खेतों में निकौनी का काम करने के लिए आ जाती हैं। आधा दिन झुककर जंगली घास निकालते निकालते उसकी कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन करें भी तो क्या करें, निकौनी बहुत जरूरी है। माँ अक्सर इस दौरान खेतों में पौधों के बीच घोंघी भी बीनती जाती है। घोंघी जानते हो बच्चों? आप लोग जानते हैं घोंघी किसे कहते हैं? बच्चों, घोंघी एक प्रकार का जल में रहने वाला जीव है जो बरसात के दिनों में खूब मिलती है। तो बुधन की माँ क्या करती थी, पौधों की निकौनी के साथ साथ घोंघी भी बीनती थी। जब भी माँ निकौनी करने के लिए जाती, घोंघी जरूर लेकर आती है। फिर उन्हें उबालकर बेल पेड़ के कांटे से निकालती है। घोंघी एक प्रकार का जलीय जीव है। यह बरसात के दिनों में गड्ढे नालों में बहुत पाया जाता है। खेतों में, धान के खेतों में पाया जाता है, और झारखंड के बहुत सारे ग्रामीण लोग घोंघी की सब्जी बनाकर खाते हैं।
नदी के मुहाने पर पहुंचकर बुधन जाल वाला झोरी निकालकर दोहर की ओर से आने वाले नाले में डालता है और फिर उसे उठा लेता। हर बार 10-15 पोठी मछलियां झोरी में फंस जाती। उन्हें बांस से बने टोकरी में वह भरता जाता। चूंकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी, इसलिए पानी मटमैला हो गया था। इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता और मछलियां फंसने पर उत्साहित होकर उल्लासित होता। तो बच्चों, जब झोरी में मछलियां फंसती थी तो बुधन बहुत खुश हो जाता था। उसका कुत्ता भोलू एक टिटहरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बुधन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। टिटहरी ताक में थी, वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू ने समझा बुधन की मछली चिड़िया ले भाग रही है। वह उसके पीछे भौंकता हुआ भागा। 1-8 घंटे तक मछली मारने के बाद बुधन घर की ओर लौटने लगा। पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियां भी मिल जाती थी, लेकिन अब मछलियां भी कम आने लगी थी। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। पहले गांव में किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बनी खाद ही डाला करते थे, लेकिन अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलानी खाद, यूरिया और सल्फेट का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो गांव के लोगों ने गोबर खाद की जगह यह चलानी खाद डालना आरंभ कर दिया। धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले गांव के लोग नीम, सिंदवार और करम पेड़ की डालियां खेतों में गाड़ देते थे, लेकिन अब रासायनिक स्प्रे बाजार में मिलने लगे तो किसान इनका प्रयोग करने लगे। इसका विपरीत असर खेतों के पानी में पलने वाले मछलियों और अन्य जीव जंतुओं पर पड़ने लगा। छोटी मछलियों में बुदू मछली तो इन रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। गेतू और गरई किसी तरह इन्हें सहन कर लेती हैं, लेकिन पोठी मछली इन दवाओं के कारण अब खेतों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। नालों और नदी में ही पोठी मछली दिखाई देती है। पोठी मछली के साथ ऐसा है कि इन्हें सुखाकर साल भर तियन पकाकर भात के साथ खाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार करता हुआ बुधन अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह चिंतामग्न हो गया था। अब पहले की तरह बारिश भी नहीं होती। समय पर पानी बरसा तो बीच में सूखा पड़ जाता। अब पिछले साल की ही तो बात है। धान के पौधे लहलहा रहे थे, बीज भी फूट चुके थे। 2-3 सप्ताह में बीज पकने भी लगते, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खड़ी फसल पानी और तेज हवा के दबाव में जमीन से सट गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे सभी किसानों के। बच्चों, खेतों में आजकल बहुत ज्यादा रासायनिक उर्वरक और खाद, यूरिया आदि का प्रयोग होने लगा है, जिससे जो बरसात के दिनों में खेतों में जो मछलियां पाई जाती थी, वो मछलियां अब उनके प्रभाव से नहीं मिलती हैं। गरई गेतू एक प्रकार की मछली है बच्चों। ये तो खाद और यूरिया, सल्फेट आदि के प्रहार को झेल लेती हैं, परंतु बुदू नाम की एक मछली है जो जरा भी रासायनिक उर्वरक को सह नहीं पाती हैं और वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। यही सब बुधन सोच रहा था, और साथ ही वह यह भी सोच रहा था कि अब पहले की तरह बारिश भी नहीं होती है और बेमौसम बारिश होती है। 2-3 सप्ताह में बीज पकने वाले थे, तभी बारिश हो गई और आंधी तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। सभी किसान निराश हो गए। ये सब बुधन सोच ही रहा था कि तभी उनके काका, सोमा काका आवाज देते हैं और बुधन की सोच में खलल पड़ता है और वो वर्तमान में आ जाता। अरे बुधन, क्या सोच रहे हो? अचानक सोमा काका की आवाज ने बुधन को वर्तमान में ला खड़ा कर दिया। जोहार काका। कुछ नहीं काका, यही खेती बाड़ी के भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब पहले जैसा
कुछ भी नहीं हो रहा है, बुधन ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया। जोहार का मतलब होता है नमस्ते। तू अपने काका को नमस्ते करता है और कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रहा था काका। हाँ बेटा, अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सोमा काका ने हामी भरते हुए कहा। सब कुछ बदल रहा है बेटा, खेत खलिहान से लेकर गांव घर सब जगह बदलाव आ रहा है। हमने तो इसी खेती बाड़ी की बदौलत जिंदगी काट ली, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। जितनी मेहनत करो उसका आधा भी इन खेतों से नहीं निकल पाता है। लाचारी और विवशता थी सोमा काका की आवाज में। हाँ काका, आपने तो दुनिया देखी है, हम तो जब से बड़े हुए हैं यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा। इसीलिए तो मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए, बुधन ने कहा। बुधन क्या बोलते हैं बच्चों, अपने काका को क्या जवाब देते हैं कि हाँ काका, आप लोगों ने तो दुनिया देखी है, लेकिन हम लोग जब से बड़े हुए हैं हम लोग तो यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो मेरे भैया मंगल दादा गांव छोड़कर शहर काम करने चले गए हैं। आगे सोमा काका क्या बोलते हैं देखते हैं बच्चों। हाँ, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन। पेट भरने के साथ तन ढांकने के लिए कपड़ा लत्ता और अन्य चीजों की भी तो दरकार है। धान बेचें या बचा कर खाएं। बस धीरे धीरे जवान लोग तो गांव छोड़कर शहर की ओर चले ही जाएंगे। सोमा काका की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। बुधन सोचने लगा, खेतों से गरई, गेतू और बुदू मछलियां तो गायब हो ही रही हैं, बस बच गई यह पोठी मछली। यह कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बहुत ही खूबसूरती से झारखंड राज्य के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है और हमें संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक आदि के बढ़ते प्रयोग से जैव विविधता नष्ट हो रही है। आसपास के तालाबों और खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं और साथ ही फसल के उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, लोग गांव में रहना नहीं चाहते। यह कहानी छोटी सी मछली पोठी समाज के विभिन्न मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचती है।